गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्याग आई चैनल। कल हमने वोल्टेज डिवाइड किया था। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लो वोल्टेज होता है। एक हमने अकॉर्डिंग टू केबल भी वोल्टेज डिवाइड करते हैं, जैसे कि लो वोल्टेज, हाई मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, सुपर हाई टेंशन, हाई वोल्टेज। लेकिन कल हम जब सप्लाई के अकॉर्डिंग वोल्टेज को डिवाइड कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक लो वोल्टेज होता है जो कि 100 केवी तक हम मानते हैं, फिर मीडियम वोल्टेज होता है, फिर हाई वोल्टेज होता है, फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हम उसे कहते हैं जो 33 केवी से ऊपर का हमारा ट्रांसमिशन होता है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए, आज हम आपको उसी के आगे ले चलते हैं और कुछ एसी और डीसी का कंपैरिजन करके बताते हैं कि कौन सा हमारे लिए सिस्टम के लिए इकोनॉमिकल रहता है। आपको पता ही है, ये तो आपने बेसिक में पढ़ा ही होगा कि एक होता है हमारे पास एसी सिस्टम और एक होता है हमारे पास में डीसी सिस्टम। एसी सिस्टम और डीसी सिस्टम, ठीक है। तो एसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट सिस्टम कहते हैं। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट करंट सिस्टम। क्लियर है इतनी बातें? अब इसके बाद देखिए, हमारे पास एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट सिस्टम। तो आपको एक बात पता होगी कि एसी हमारा वो करंट सिस्टम है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसी सिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। आपको पता है कि जब एसी सिस्टम होता है तो हमें वेवफॉर्म कैसी मिलती है? कुछ ऐसी मिलती है, ये साइनोसोइडल टाइप की। ये क्या हमारा एसी सिस्टम है। मतलब यहाँ जीरो पर टी वैल्यू है, ठीक। मान लीजिए जीरो पे हमारे, इसे क्या कहते हैं? इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। और अगर इसको हम लोग टी समय लेते हैं, अगर हम इस बिहाफ पे बात करें तो आपको पता है कि मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये सारा समय है, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि t=1 पर, ये क्या है हमारा? t=1 पर एम्पलीट्यूड हमारा कितना है? कुछ इतना है, मतलब कि कुछ a है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अब t=2 पर हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो कुछ बढ़ गया, ठीक है। क्या मिला हमें? a2 मिल गया। फिर t=3 पर हमारा एम्पलीट्यूड सबसे ऊंचाई पर पहुंचा, यानी कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, जिसे हम लोग पीक पॉइंट भी कहते हैं या मैक्सिमम पॉइंट भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि a3 हमारा क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है या फिर क्या है? पीक पॉइंट है। मैक्सिमम पॉइंट है या पीक पॉइंट है। क्लियर है? मैक्सिमम पॉइंट है या फिर पीक पॉइंट है। तो a3 हमारा यहाँ पर पहुंचा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें जो एम्पलीट्यूड मिल रहा है उसे हम a4 कह रहे हैं। और आपको दिख रहा है कि एक समय ऐसा था जब एक वैल्यू जो थी वो बढ़ रही थी। इसका मतलब यहाँ पर 0 थी तो यहाँ 1 हुई, यहाँ पे 2 हुई, और जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे अपने पहुँच गई तो इसके बाद वैल्यू जो है वो घटना स्टार्ट हो गई, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गई। तो अब यहाँ पे अब हम जैसे जैसे टाइम को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एम्पलीट्यूड की वैल्यू कम होती जाएगी। सही है? तो हमारा मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है? पीक पॉइंट पे मिल रहा है, यानी कि a3 जो है वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। तो इतनी बातें आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है, मतलब कि जो हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रह रहा है, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास डीसी सिस्टम है जिसको हम लोग डायरेक्ट करंट सिस्टम कहते हैं। डायरेक्ट करंट सिस्टम में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन टाइम के साथ कांस्टेंट रहता
कांस्टेंट रहता है, मतलब कि कोई भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है। तो हमें वेवफॉर्म कैसा मिलेगा, कांस्टेंट वेवफॉर्म मिलेगा। ये क्या हमारा कांस्टेंट है, क्लियर है। तो ये किसका वेवफॉर्म है, डीसी का वेवफॉर्म है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसी डीसी क्या है। एसी डीसी एक टाइप की करंट है, हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आईई रूल के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स की करंट होती है, जिसे हम एसी और डीसी कहते हैं। अब हम जब वोल्टेज का ट्रांसमिशन करते हैं तो एचवीडीसी पे भी करते हैं, मतलब कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पे भी कहते हैं, और एचवीएसी पे भी कहते हैं, मतलब हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट पे भी कहते हैं। अब कौन सा सिस्टम कहाँ पे इकोनॉमिकल है वो हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए कि जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है वो हमारा एसी है। एसी का वेवफॉर्म साइनसोइडल मिलता है, जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इसी तरह हमारा डीसी है, डीसी को डायरेक्ट करंट सिस्टम कहते हैं। ये एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन जो होता है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि हम वोल्टेज को किस तरह से ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग एचवीएसी और एचवीडीसी में देखेंगे कि कौन हमारे सिस्टम को इकोनॉमिकल बना रहा है। तो कल मैंने आपको कुछ वोल्टेजेस बताए थे, आज हम उसी के आगे बात करते हैं। प्राइमरी वोल्टेज क्या होता है, प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाई टेंशन प्राइमरी वोल्टेज, एचटी हाई टेंशन, हाई टेंशन एचटी लाइन भी कहते हैं या एचटी प्राइमरी वोल्टेज भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हम यहाँ पे लाइन लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास है प्राइमरी वोल्टेज या फिर हाई टेंशन लाइन। तो ये हमारे पास कितनी है, आपको पता है कि आज के टाइम में हमारा जनरेशन कितने पे है, लगभग 800 केवी पे, तो सॉरी ट्रांसमिशन कितने पे, 800 केवी पे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी प्राइमरी वोल्टेज होती है या फिर एचटी लाइन जिसे भी हम कहते हैं, वो हमारी 800 केवी से लेकर के 800 केवी से लेकर के कितने तक होती है, 66 केवी तक होती है। 66 केवी तक की वोल्टेज अगर ट्रांसमिट हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये हमारी हाई टेंशन प्राइमरी वोल्टेज है। इसके बाद देखिए सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, ठीक है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज या फिर इसी को हम लोग कहेंगे एलटी लाइन। एलटी मतलब लो टेंशन, लो टेंशन प्राइमरी लाइन, ठीक है, यहाँ पे हम प्राइमरी की ही बात कर रहे हैं, लो टेंशन प्राइमरी लाइन। अब देखिए जो हमारे पास लो टेंशन प्राइमरी लाइन है, ट्रांसमिशन दो टाइप हो रहा है, एक हमारा प्राइमरी हो रहा है, एक सेकेंडरी हो रहा है। तो प्राइमरी तो 800 से 66 केवी तक हो रहा है और सेकेंडरी हमारा कितने तक केवी तक होगा, 66 केवी से लेकर 66 केवी से लेकर के 33 केवी तक हमारा सेकेंडरी का ट्रांसमिशन होगा। क्लियर है, मतलब अगर प्राइमरी का हमारा ट्रांसमिशन होगा तो वो 800 आज के टाइम में हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, और 66 केवी से 800 तक का ट्रांसमिशन हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है, और 66 केवी से 33 केवी तक का ट्रांसमिशन हमारा क्या कहलाता है। इसके बीच की जितनी वोल्टेज आएंगी वो सब प्राइमरी होंगी, इसके बीच की जो भी वोल्टेज आएंगी वो सब सेकेंडरी ट्रांसमिशन में आएंगी। इतनी बातें क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्राइमरी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का अंतर तो समझते हैं ना आप लोग। ट्रांसमिशन वो हुआ जैसे हमारा पावर प्लांट से जो जनरेट हुई वोल्टेज उसको हम लोग सब स्टेशन तक पहुंचाएंगे, सब स्टेशन तक पहुंचाएंगे। अब ये बात अलग है कि सब स्टेशन 33 केवी तक का है कि 66 केवी तक का है कि कितने वोल्टेज तक का है, ये हमने ये सब स्टेशन ही डिज़ाइन किया हुआ रहता है। 132 केवी का, उसके बाद जितने भी केवी का है उस हिसाब से हम वोल्टेज को ट्रांसमिट करें। मतलब जहाँ से हम पावर को जनरेट कर रहे हैं, पावर प्लांट से पावर का जनरेशन हुआ, फिर हमने पोल्स लगाए, टावर्स लगाए, इन सारे के माध्यम से हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। कोशिश हम यही करेंगे कि हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन हो, और ये पावर पहुँच कहाँ रही है, सब स्टेशन पे पहुँच रही है, और वहाँ सब स्टेशन पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है।
अब जब सब स्टेशन से पावर निकलेगी तो उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। वो जो घरों तक पहुंचेगी, इंडस्ट्री तक पहुंचेगी, कमर्शियल सप्लाई होगी, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का पोर्शन होगा। लेकिन जो हमारा सब स्टेशन रिसीव किया, अच्छा सब स्टेशन क्या होता है? सब स्टेशन की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा प्लेस जहां पर वोल्टेज को अप और डाउन करने का काम किया जाता है, वो सब स्टेशन कहलाता है। यानी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की वैल्यू जैसे वोल्टेज, करंट और पावर, तीनों के जब वोल्टेज चेंज होगा तो करंट और पावर अपने आप चेंज हो जाएगा। तो वोल्टेज, करंट और पावर को हम जहाँ पर अपनी इच्छानुसार, मतलब अपनी डिजायर से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर पा रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन का पोर्शन कहेंगे। इतनी बातें क्लियर है? तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पावर प्लांट से सब स्टेशन हमारा रिसीव कर रहा है वोल्टेज, उसे हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कहेंगे। और जब हम सब स्टेशन पे वोल्टेज को अप या डाउन कर लेंगे अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग, तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे और वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। अब देखिए, हमने आपको दो चीज बताई, इतनी बातें तो क्लियर है कि 33 kV तक की लाइन को हम लोग ने क्या किया कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज में रख दी है, ठीक है। सॉरी, 33 kV तक की लाइन को ट्रांसमिशन में रखे। अब हमारे पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है, इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? हाई टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, ये बातें कह सकते हैं। अब देखिए 33 kV से नीचे की वोल्टेज, तो 33 kV से नीचे हम 11 kV यूज करते हैं, इसके बाद हम लोग कोई वोल्टेज नहीं यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 11 kV क्या है? हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है। और इसी को हम लोग और क्या कह सकते हैं? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को 2.2 kV, यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे? 2200 वोल्ट भी कह सकते हैं। या फिर हम लोग और क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग जो इसके अंदर में वोल्टेजेस आएंगे हम वो आपको बता रहे हैं। या फिर हमारे पास है 3.3 kV, मतलब हम और क्या कहेंगे यहाँ पे? 3300 वोल्ट भी कह सकते हैं। या फिर हम लोग लिखेंगे 1.1 kV। 1.1 kV इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं? 1100 वोल्ट लिख रहे हैं। ये किस में आ रहा है? ये सब कुछ हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज में आ रहा है, जिसको हम लोग हाई टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कहते हैं, जो कि 11 kV से स्टार्ट हो रहा है। 11 kV से नीचे आएंगे हम तो 2200 वोल्ट पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3300 वोल्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फिर हम 1100 वोल्ट पे भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मतलब 1100, 2200, 3300 और 11 kV तक का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। जब हमारा लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज हुआ तो ये हमारे घरों तक पहुंचा। और आपको पता है कि घर पे हम लोग सिंगल फेज सप्लाई यूज करेंगे और कमर्शियल लेवल पर या फिर इंडस्ट्री लेवल पर हम लोग 415 वोल्ट का यूज करेंगे। तो सिंगल फेज सप्लाई और 3 फेज सप्लाई हमारी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जो उपभोक्ता के, कंज्यूमर के मीटर तक पहुंच रही है, वही हमारी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हमारे घर में आ रहा है? 215 वोल्ट आ रहा है 215 वोल्ट, या फिर 415 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यही दो आ रहा है, या तो 215 वोल्ट से 220 वोल्ट या फिर 415 वोल्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा वो वोल्टेज हुआ जो कंज्यूमर के मीटर तक पहुंचा, वही हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसमें सिंगल फेज और 3 फेज दो टाइप्स की सप्लाई हुई। सिंगल फेज सप्लाई जो हम डोमेस्टिक लेवल पे यूज करते हैं, और 3 फेज की सप्लाई जो कि हम लोग कमर्शियल लेवल या फिर इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज करते हैं।
इतनी बातें यानी वोल्ट। अब मैंने आपको पूरा वोल्टेज का डिवाइडेशन बता दिया है कि किस तरह से हमारी वोल्टेज पावर सिस्टम में बटी हुई है। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। देखें, अब हम वोल्टेज को दो, मैंने जैसा बताया कि HVDC और HVAC दो तरह से हम वोल्टेज को ट्रांसमिट करेंगे। एक है हमारे पास HVDC यानी हाई वोल्टेज डीसी करंट, और एक है हमारे पास में HVAC यानी कि हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट। इन दो तरह से हम लोग वोल्टेज को ट्रांसमिट करना है। तो सबसे पहले जब हम किसी भी वोल्टेज को ट्रांसमिट करें तो हमें ये देखना है कि हमारा सिस्टम किस तरह से इकोनॉमिकल है, किस तरह से हम वोल्टेज को ट्रांसमिट करें कि सिस्टम हमारा इकोनॉमिकल बना रहे। तो उस इकोनॉमिकल को देखने के लिए एक हम ग्राफ खींचते हैं। वो ग्राफ जो है वो डिस्टेंस और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारा डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ क्या असर पड़ता है डीसी और एसी पर, दोनों पर हमारा क्या क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा एक डिस्टेंस का ग्राफ है, जिससे हम लोग अगर यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा एसी है, जैसा कि आपको पता है कि एसी का एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, और डीसी का एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा एसी है, ये हमारा डीसी वाला सिस्टम है। यहाँ पर डिस्टेंस लेना है और ये वाला हमारा कॉस्ट है, तभी तो हमें सिस्टम इकोनॉमिकल पता चलेगा। दूरी और कॉस्ट के बीच में, यानी डिस्टेंस और कॉस्ट के बीच में हम लोग डीसी और एसी, HVAC और HVDC के बीच ग्राफ खींचते हैं। अब देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये पॉइंट जो है, एक सेकेंड, ये कुछ यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, ये है हमारा एसी, ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पर आकर के मिल रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग कह रहे हैं डी। इस डी को हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन डिस्टेंस। क्या कहते हैं? ब्रेक इवन डिस्टेंस। ब्रेक इवन डिस्टेंस, ब्रेक इवन डिस्टेंस या ब्रेक इवन वोल्टेज भी कह सकते हैं। अगर हम इसे बी मान लें तो ये क्या है, ब्रेक इवन वोल्टेज है हमारा, या ब्रेक इवन अगर डी मानते हैं तो ब्रेक इवन डिस्टेंस है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्रेक इवन वोल्टेज लिख रहे हैं। ये जो ब्रेक इवन वोल्टेज है ये ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए, दो तरह की ट्रांसमिशन होगी। आपने देखा होगा कि एक ओवरहेड होती है, एक अंडरग्राउंड होती है। मतलब एक जो ऊपर हमें पोल्स में, टावर्स में दिखती है वो हमारी ओवरहेड कहलाती है, और एक जमीन के नीचे अंडरग्राउंड होती है। ठीक है, तो ब्रेक इवन डिस्टेंस वोल्टेज जो होता है ये, अगर हम ओवरहेड ट्रांसमिशन की बात करें, ओवरहेड ट्रांसमिशन की बात करें तो क्या होता है हमारा 500 से लेकर के 800 तक वोल्ट तक हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में ब्रेक इवन वोल्टेज कहते हैं या डिस्टेंस कहते हैं। और उसी को अगर हम लोग अंडरग्राउंड की बात करेंगे, अंडरग्राउंड, तो यहाँ पे 40 होता है। ठीक है, 40 मीटर पे या 40 वोल्ट पे हम लोग मिल जाता है, हमें ब्रेक इवन डिस्टेंस मिल जाता है, ब्रेक इवन वोल्टेज मिल जाता है। अब देखिए इस ब्रेक इवन वोल्टेज का मतलब क्या है। ब्रेक इवन वोल्टेज का मतलब ये है कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे एसी की कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। मतलब देखिए ये हमारा डिस्टेंस था, ये हमारा डिस्टेंस है, और ये हमारा क्या है, एसी है। ये क्या हमारा एसी है। तो आपको दिख रहा है कि ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया और ये हमारा कॉस्ट हो गया। तो जैसे जैसे ये दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे कॉस्ट जो है वो एसी में बढ़ती जा रही है। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं है। डीसी में क्या है कि कांस्टेंट है, यहाँ पे हमें कांस्टेंट मिल रहा है। जैसे जैसे हम दूरी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा कॉस्ट भी कांस्टेंट हो रहा है, या फिर कॉस्ट भी वही मिल रहा है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, ये तो एक ग्राफिकल सर्वे था, मतलब वेव फॉर्म के द्वारा हम आपको बता रहे हैं, ये ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली ट्रांसमिशन की बात करें
तो लगभग ब्रेक इवन वोल्टेज तक हमारा डीसी और एसी दोनों का जो कॉस्ट आता है वो दोनों का लगभग सेम ही रहता है, अप्रॉक्स में सेम ही मानते हैं, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं लेते हैं। लेकिन जब हम ब्रेक इवन डिस्टेंस से आगे की ओर बढ़ते हैं, मतलब कि ऐसे बढ़ते हैं, तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा डीसी है वो हमारी कांस्टेंट होती जा रही है और एसी का कॉस्ट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो सिस्टम हमारा कौन सा इकोनॉमिकल हुआ? डीसी। डीसी क्या हुआ? हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम हो गया। इस ग्राफ से ये बात पता चली। अब देखिए सिस्टम तो इकोनॉमिकल है, लेकिन हमें क्वालिटी भी तो चाहिए, करंट कैरिंग कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए कि पावर को वो कितना कैपेबल कर रहा है, कितना लेके चल रहा है। तो इसलिए अब जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ जो है, देखिए ये हमारा पावर का ग्राफ है। यहाँ पे अगर हम लोग पावर लेते हैं, ये हमारा पावर का ग्राफ है और यहाँ नीचे हमारा क्या है? ये डिस्टेंस है, ठीक है, पावर और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। तो जब हम यहाँ पे लेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि ये एसी है हमारा, और ये हमारा डीसी है। क्लियर है? तो आप ये देख पा रही हैं कि ये हमारा एसी का पॉइंट है और ये हमारा डीसी का पॉइंट है। मतलब जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, ये हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो एसी की पावर कैरिंग कैपेबिलिटी जो है वो घटती जा रही है। क्या हो रही है कि एसी की पावर कैरिंग कैपेबिलिटी जो है वो घटती जा रही है। लेकिन इस डीसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब डिस्टेंस के बढ़ने से डीसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो वो हमारा क्या हो गया? डीसी। डिस्टेंस यानी कि दूरी के बढ़ने से, डिस्टेंस के बढ़ने से डीसी की पावर अप्रभावित है ना? क्लियर है? तो जैसे हमारा पावर कैरिंग कैपेबिलिटी जो है वो एसी में कम होता जा रहा है डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ है और इस ग्राफ में डीसी जो है वो डीसी में डिस्टेंस अप्रभावित है, मतलब यहाँ की डिस्टेंस से कोई डीसी को मतलब नहीं है। वैसे भी डीसी कांस्टेंट ही होता है और यहाँ पर भी वो कांस्टेंट ही है। क्लियर है? अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इकोनॉमिकल वोल्टेज का। इकोनॉमिकल वोल्टेज जब हम इन सारी चीज़ों को मतलब स्टडी किए और उसके बाद हमें ये पता चला कि हमारी डीसी जो है वो हमें जब हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करना है तो हमारी डीसी इकोनॉमिकल मिलना। तो यहाँ पे हमने एक इकोनॉमिकल वोल्टेज का फॉर्मूला निकाला और उस फॉर्मूले में क्या था कि 5.5, ये डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, 5.5 अंडर रूट के एम अपॉन में 161 प्लस के वी ए अपॉन में 150, ये लिख सकते हैं। या फिर और क्या लिख सकते हैं, और इकोनॉमिकल वोल्टेज की बात कर रहे हैं, वोल्टेज ई बराबर, या फिर हम और क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज ई बराबर 5.5 अंडर रूट के एम अपॉन में 161 प्लस के डब्ल्यू अपॉन में 100 वोल्ट। ये क्या हमारा वोल्ट है, सही है। मतलब कि यहाँ पर हमारा केवीए अपॉन 150, केवीए मतलब किलो वोल्ट एम्पियर, और केडब्ल्यू मतलब किलो वॉट अपॉन में 100। इससे हम लोग इकोनॉमिकल वोल्टेज का फॉर्मूला निकाल लेंगे। इतनी बातें क्लियर है? आज के लिए नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो HVDC में अच्छी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो HVAC में अच्छी हैं। तो कौन से हम किस पे ट्रांसमिट कितने वोल्टेज का करेंगे और किस तरह से करेंगे, कैसा इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करेंगे, कैसा कंडक्टर मटेरियल यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे।